हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद हैं जो पहचान की मोहताज नहीं है। युवावस्था में कुश्ती के लिए जाने जाने वाला परिवार अब राजनीतिक अखाड़े के बड़े राजनीतिक के रूप में उभर के सामने आए। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी हैं, उनसे स्वागत है सर। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। आपके बारे में लोग जानते हैं कि बड़े राजनीतिक अखाड़े के बड़े खिलाड़ी के रूप में हैं, लेकिन अजय मिश्रा बनने के लिए बचपन से कैसे सफ़र रहा सर? क्या क्या अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं तो एक ऐसे परिवार से आया जो सामाजिक क्षेत्र में शुरू से काम करते थे। राजनीति में हम लोग भले नहीं थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में ना होने के बावजूद सामाजिक क्षेत्र में हमारे परिवार में हमारे पिताजी भी कुछ न कुछ करते रहते थे लोगों के लिए भी, और उसी दृष्टि से मुझे भी यह अवसर मिला। और राजनीति में विशेष दिलचस्पी ना होने के कारण हम लोग सामाजिक क्षेत्र से ही जुड़े रहे। बाद में थोड़ा राजनीति में आने का हुआ तो जिला सहकारी बैंक का मैं निर्विरोध संचालक चुना गया, फिर निर्विरोध उपाध्यक्ष हुआ, फिर जिला पंचायत का सदस्य चुना गया, उसके बाद विधायक चुना गया, फिर सांसद चुना गया और फिर मंत्री के रूप में काम किया। तो आप मंत्री बड़े पद पर रहे, मंत्री रहे हैं, मंत्री को वरीयता मिलती क्षेत्र के लिए विकास के लिए, कैसे कैसे क्या क्या योगदान लगे? ये मतलब हम लोग किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं विधायक बना उस दौरान मैंने देखा कि लखीमपुर जनपद में विकास के नाम पर बहुत कुछ नहीं था। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ब्रॉड गेज की लंबे समय से मांग हो रही थी, लेकिन कभी भी लोग आश्वासन देते थे, कई बार तो फर्जी शिलान्यास भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ था। मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी, सड़कें नहीं थी। और विधायक जब मैं बना हूँ तो मुझे जानकारी आई कि लगभग 4000 गांव और मजरे ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत सारी काम करने की यहाँ पर आवश्यकता थी। मुझे जब अवसर मिला तो 2012 में मैंने विधायक के रूप में, जब हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी, तो मैंने अपनी विधायक निधि से 16 गांवों का विद्युतीकरण कराया था। उसके बाद जब 2014 में मैं सांसद बना और हमारी सरकार आ गई, तो उस दौरान हम लोगों ने जो विद्युतीकरण का काम किया, आज हमारे ज़िले का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली की सप्लाई ना हो, या जहां बिजली नहीं पहुंच सकती वहां सोलर प्लांट लगा करके उनको प्रकाश की व्यवस्था की गई। तो दूसरा, अगर आप कहेंगे मेडिकल की, तो मेडिकल में लगभग हमने अपने कार्यकाल में 1000 के लगभग बेड बढ़वाए हैं। मेडिकल कॉलेज बनाया, 200 बेड का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बना, और प्रत्येक ऐसी सुविधा, ऐसे जो रिमोट क्षेत्र थे वहाँ पर भी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उस दृष्टि से भी हमने काम किया। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आज राजनीतिक रूप में तो आपने बड़ा योगदान दिया, बचपन कैसे बीता था सर? बचपन कैसे शिक्षा दीक्षा हुई? बचपन में मतलब हम लोग मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं, तो हमारा जो है सारी शिक्षा वहीं हुई है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर से, कानपुर में तिलक नगर सरस्वती शिशु मंदिर है, उसमें मैं शिशु से 5वीं कक्षा तक वहाँ पर पढ़ा हूँ, और 6 से 12 BNSD इंटर कॉलेज में कानपुर में ही हमारी शिक्षा हुई। फिर उसके बाद क्राइस्ट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से BSc किया। उसके बाद वहीं के DAV कॉलेज से LLB मैंने किया। तो हमारा बचपन सारा कानपुर में ही बीता। वहीं पर मैं खेलकूद में भी, मैं क्रिकेट में, पावर लिफ्टिंग में, ऐसे में हिस्सा भी लेता था। उस दृष्टि से बचपन वहाँ बीता। उसके बाद हम लोग यहाँ आए, चूँकि हमारे दादाजी यहाँ आए थे, तो हमारा यहाँ व्यवसाय भी था, पिताजी थे, चाचा थे, तो ऐसे पूरा परिवार था। उस दृष्टि से लखीमपुर आना हुआ। तो जैसे आपने बताया कि बचपन से कुश्ती का, वेट लिफ्टिंग की शौकीन रहे, क्या राजनीति में नहीं होते थे, किसी और फील्ड में होते कभी सोचा? नहीं, देखिए ऐसा ना कि मैं जैसे ये कहना, देखिए मैं एक ऐसे परिवार से था जो परिवार आर्थिक रूप से भी मजबूत था, सामाजिक रूप से भी प्रतिष्ठा थी। उस दृष्टि से बहुत संघर्ष का पूर्ण जीवन मेरा नहीं था। मैंने अच्छी पढ़ाई किया, खेल कूद में जो बचपन में होता है, तो केवल कुश्ती नहीं, मैं तो क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा, अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी खेला हूँ, पावर लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, ऐसे कई खेलों में मेरी रुचि थी और उन सब में मैं भाग भी लेता था। और उस दृष्टि से फिर जब मैं यहाँ आया तो कुश्ती जो है हमारे यहाँ हमारे पिताजी पहले से आयोजित करते थे, उस दृष्टि से कुश्ती में भी जुड़ा और कुश्ती का आयोजन भी करते रहे। कुश्ती में स्वयं लड़ता नहीं हूँ, हमारा व्यायाम करने का शौक है, लेकिन कुश्ती प्रोफेशनल जो होती है वैसी कुश्ती हमने कभी नहीं लड़ी है। अच्छा, तो जैसे एक मीडिया रिपोर्ट्स के बातें चल रही हैं
कि ओहदे पर रहते परिवार की नौकरी का एक मामला सामने लोग जैसे कहते हैं आरोप। देखिए ये देखिए ये सब कोई विषय नहीं है। हमारे यहाँ हमारे ख़ानदान में तो किसी ने नौकरी कभी किया नहीं, और वो एक बहुत अच्छी मतलब ये स्थिति है। तो वो सब चीज़ें जो है वो लोग अपने अपने परिवार सबके होते हैं, अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। तो जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ था, कुछ ही मतों से रह गए थे आपका वहाँ सीट, दोनों सीटें हार गई थी। क्या ऐसा कारण लगा कि कुछ कमियां रह गई? कहाँ से कमियां रह गई थी? देखिए अब ये कमियां क्या, ये चुनाव होते हैं, चुनाव में बहुत सारे समीकरण होते हैं। कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा वोट मिलते हैं, कुछ को कुछ कम मिलते हैं। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि मुझे 5,24,000 से ज़्यादा वोट मिला, और इतना वोट जो मुझे मिला है इतना लगभग 70 सांसदों को नहीं मिला है उत्तर प्रदेश में। हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने सांसद हैं, वो चाहे हरदोई के दोनों सांसद हों, बहराइच के सांसद हों, ये सब को हमसे कम वोट मिला है, और लेकिन वो चुनाव जीत करके सांसद बन गए। हमारे जैसे पड़ोस में ही सीतापुर या धौरारा है, इन लोगों को 4,40,000 के आसपास मिले, हमको 5,24,000 मिले। ऐसे मतलब अगर सांसदों को देखेंगे तो लगभग 70 सांसदों से ज़्यादा वोट मुझे मिला है। लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह का परिणाम आना तो कुछ ना कुछ समीकरण होगा, लेकिन मैं इसको हार नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। उसी दृष्टि से आप देख रहे हैं, संसदीय कार्यालय हो या मैं जो भी काम है, मेरी जिम्मेदारी है कि 5 साल तक ऐसे सब लोग जिन्होंने हमको मत दिया नहीं दिया, लखीमपुर के रहने वाले हैं, उनकी कोई भी ज़रूरत होती है उसके लिए ही ये कार्यालय खुला है, और मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ। सर जैसे 8 विधायक जिले में हैं, क्या लगता है कि कुछ साथ नहीं मिला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पूरे मनोयोग से मेहनत की, और अगर नहीं करते तो इतने वोट कहाँ से मिलते भाई? इतने वोट मिलने का तो मतलब यही है कि सारे लोगों ने मिलजुल करके काम किया। और देखिए दूसरी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं कि कमियां ढूंढना आदमी का एक स्वभाव होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आदमी अपनी असफलता हमेशा दूसरों के अंदर ढूंढता है, वो उसकी कमी होती है। बचपन से ही सबके अंदर ये आदत होती है कि वो दूसरे के अंदर कमियां ढूंढते हैं। मेरा वो स्वभाव नहीं है। मैं अपनी कोई भी असफलता होती है या कोई ज़रूरत होती है अपने अंदर ढूंढता हूँ, और ढूंढ करके उसको हल करता हूँ, हल करके और मैं उसको अचीव करता हूँ। ये मेरा लक्ष्य रहता। मैं इस तरह की बातें नहीं करता, और मुझे सारे लोगों ने सहयोग दिया, मुझे ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है। इस तरह कहीं मैंने कहीं अच्छा, एक जैसे आप उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे के रूप में, बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। एक तरह था कि लोग जैसे आप अभी चर्चाएं भी आते हैं कि ब्राह्मण को साधने में आप नाकाम रहे चुनाव में। देखिए हम किसी जाति के, हमारे यहाँ हम जिस पार्टी से संबंधित हैं उसमें जातिगत राजनीति नहीं होती है। हम जाति के लिए राजनीति नहीं करते। जाति के लिए राजनीति करेंगे तो दूसरे राजनीतिक दलों की तरह ही हम लोगों का स्वभाव हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता, मुझे सारे जाति धर्म और वर्ग का वोट हमेशा मिलता है, हमेशा मिला है। बिहार का चुनाव हाल ही अब चल रहा है, कैसे देखते हैं बीजेपी की? बहुत अच्छी जीत होगी, और भारी बहुमत से हम फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है, क्या वही उम्मीदवार रहेंगे कि आप? नहीं, तो वो तो साफ साफ है भाई, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा ही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। सारे मंचों पर इस तरह की बातें हुई, उसमें कहीं कोई दुविधा जैसी बात है जी। जो मैलानी से नानपारा ट्रेन चल रही थी, उसमें पलिया में लोग कुछ आंदोलन भी कर रहे हैं, क्या सच्चाई सर? क्या वो बंद किया? देखिए ऐसा ना कि ये जो है, अब वो लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, कैसे है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है जी। लेकिन 4-5 महीने पहले जी, 5 महीने पहले पलिया के व्यापार मंडल के लोगों ने मुझे एक ज्ञापन दिया था जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग डीआरएम से मिलने गए थे, तो डीआरएम ने कहा कि ये हमारी जो रेल लाइन है मीटर गेज की, ये मार्च 2026 में इसको उखाड़ देने का ऐसा एक कार्यक्रम है। उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया था। मैंने माननीय रेल मंत्री जी से बात किया, और रेल मंत्री जी से जब बात किए तो उन्होंने कहा कि अजय भाई, इसका पहले तो हम लोग सर्वे कर चुके हैं, तो ब्रॉड गेज की एनओसी नहीं मिली फॉरेस्ट के कारण, जिसकी वजह से वो उतना रह गया था हिस्सा, बाकी जगहों पर हो गई। तो मैंने कहा कि अब वो रेल को जो है उसको बचा के रखना है। उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया, और कि ये मीटर गेज की रेल लाइन उखाड़ी नहीं जाएगी, नंबर 1 बात। दूसरी बात जो है, उन्होंने ये कही कि हम इसका सर्वे भी करवा लेंगे ब्रॉड गेज का। उसके सर्वे के लिए पैसा भी अलाट हुआ, उसका सर्वे चल रहा है।
वो चल रहा है और मीटर गेज की रेल लाइन बनी रहे, उस दृष्टि से बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार ने लिया है। और ये जो लोग हैं उसमें भ्रम पैदा कर रहे हैं, उस चीज़ को समझना नहीं चाहते। पूरे देश में जब मीटर गेज की लाइन समाप्त हो रही है तो इस लाइन को चलाने के लिए कोई ना कोई इस तरह का हम लोगों को प्रकरण करना था, तो उन्होंने उसको हेरिटेज रेल लाइन घोषित कर दिया है। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि ये रेल लाइन हमेशा ऐतिहासिक रूप से बनी रहेगी। उसके बाद भी अगर किसी को आंदोलन करना है, लोग या तो समझ नहीं पा रहे हैं या भ्रम में हैं या दूसरों को भ्रम में डालना चाहते हैं, तो उस पर किसी की आलोचना से हमारा कोई मतलब नहीं। अब जो जितना समझता है उतना ही समझेगा, आप उसको समझा नहीं सकते, है ना। कई बार होता है ना कि व्यक्ति का एक धारणा बन जाती है और वो धारणा तोड़ने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। अपनी सच बात है, सच बात को कह देना चाहिए। इस तरीके से आप अपने बयानों के लिए, मतलब स्पष्ट बयान के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल ही में एक बयान दिया था आपने, एक मंत्री जी कह गए थे बाढ़ नहीं आई है, उसका आपने कहा था कि अब देखिए ये विषय जो है आप लोग अपने हिसाब से इसको तय करिए कि बाढ़ आई कि नहीं आई। अभी हम तो एक पत्र देखे थे एक विधायक जी का अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें था कि बाढ़ आई, अब बाढ़ को जल्दी रोका जाए, नहीं तो रेल लाइन टूट रही है, रेल 4 महीने से नहीं चल पा रही है। तो ये सब कारण तो है ही है। अब ये सारी चीज़ों को तो आप लोगों को देखना चाहिए कि कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि हम तो सड़क चलते हैं तो हमको तो उतनी जानकारी नहीं होती है। इंसिडेंट हो गया, थप्पड़ कांड एक हुआ था, कैसे देखते हैं सर उसको? नहीं देखिए ये सब विषय हमारे नहीं है, इन पर आप प्रश्न भी मत पूछिए। इन सब से देखिए कंट्रोवर्सी होती है, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ अपने काम में विश्वास करता हूँ। और हमारा अपना उद्देश्य है कि सारी चीज़ें सकारात्मक होनी चाहिए। ये सब विषय हैं, इसमें कोई हमारा जब इसमें कुछ कहना, एक कंट्रोवर्सी को पैदा करना, मैं ऐसे विषयों पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। अगर अगला इलेक्शन आ रहा है, किस तरीके से तैयारियां ऐसा चल रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा रही है। हम 8 की 8 विधानसभा भी जीतेंगे और उसके बाद भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे। जैसे जिला अपना चीनी का कटोरा कहा जाता है, यहाँ की कुछ चीनी मिलें ऐसी हैं जो पेमेंट लगातार भुगतान नहीं करेगी, बड़ी समस्या है। देखिए बहुत सारी नहीं है, वही उन्हीं का मैंने जिक्र किया कि ऐसी 3 चीनी मिलें हैं। सरकार उसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अभी आपको ये जानकारी होगी कि उनके विरुद्ध RC भी जारी की गई है, उनकी FIR भी कराई गई है। और ये सब न होने के बावजूद भी उनका जो हम उनसे कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई लेते हैं ललितपुर के उनके प्लांट से, उसका भी कुछ भुगतान हम किसानों के खाते में करवा रहे हैं। इसी के कारण आज अगर आप देखेंगे तो बजाज का कुछ ना कुछ पेमेंट हुआ है। और उसके बाद सरकार ने ये भी एक तय किया है कि इनसे सेंटर भी हम ले रहे हैं। अब की बार कई सेंटर इन चीनी मिलों के हमने दूसरी चीनी मिलों को दिए हैं। तो इस दृष्टि से किसानों को सुरक्षित रखने का और उनको पूरा पैसा मिले, उस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी लगातार हमलावर हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। क्या देखिए राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना प्रमाण के कुछ भी बोलते हैं और उनसे कोई प्रमाण मांगता है तो उसको देते नहीं हैं। उन्होंने एक इस तरह का अपना चरित्र बना लिया है कि लोग भी उन पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये आप कल्पना करिए हताशा में हो रहा है। ये जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी, या जिस परिवार से जुड़े हैं, या जो इन्होंने देखा है, इन्होंने तो बचपन से यही सुना होगा, जैसा कांग्रेस में रहा है कि हाँ ये हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं, यही सुना होगा बचपन से बड़े होते हुए। क्योंकि जैसे कांग्रेस में चाटुकारिता की सभ्यता है, उस दृष्टि से सभी ये कहते होंगे कि अरे भाई राहुल जी अब अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे 5 साल के बच्चे रहे होंगे, तब से यही सुनते सुनते बड़े हुए। अब उनकी उम्र बेचारों की हो गई है 55-56 साल शायद हो गई, तो अब उनको लग रहा है कि अब हम नहीं बन पा रहे हैं। तो वो जो हताशा और निराशा है वो स्वाभाविक रूप से बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है। और वो व्यक्ति जो है वो, जैसे आपने भी हमसे पूछा था, तो मैं किसी दूसरे में नहीं ढूंढता हूँ, उनको अपने अंदर अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए। लेकिन वो अपनी कमी अपने अंदर न ढूंढ करके, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति ने ये कहा था, तो अगर वो अपनी कमियां अपने अंदर न ढूंढ करके वो दूसरों में ढूंढते हैं, और उस कारण वो गाली गलौज, बिना प्रमाण के आरोप, ये सब चीज़ें लगाते रहते हैं। अब इसके लिए अब उनको हताशा है, उनकी हताशा है, निराशा है, तो अब उसमें
हम लोग क्या टिप्पणी करें। वैसे जैसे बिहार में पहले तो उन्होंने बड़ी तेजी दिखाई, अब बिहार चुनाव से किनारा नहीं, अब आप देखिए ये सारे मुद्दे इस तरह के हैं कि सनसनी तो पैदा करते हैं। भाई सनसनी है, सनसनी कोई चीज़ आप अभी कुछ भी बोलने लगो, सड़क के नीचे खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे तो आपके आसपास भी 10, 20, 50 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सनसनी तो पैदा होती है। लेकिन वही 50 आदमी जब थोड़ी देर बाद पूछेंगे आपसे भैया क्या है क्या है, तो उसमें से सब कहते हैं अरे यार कुछ नहीं, खाली शोर मचा रहा था, चले जाएंगे, आप फिर अकेले खड़े होंगे। वही दशा राहुल गांधी की है। सर एक चीज़ और चर्चा में आ रही है कि अब बड़ा पद आपको कोई उम्मीद मिलने जा रही है। ऐसे ना भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसा सोच करके कार्यकर्ता नहीं आते हैं। हमारे यहाँ पद को पद नहीं कहा जाता कि कुछ पद मिलेगा, दायित्व होता है, तो वो भी एक जिम्मेदारी समझ के लिया जाता है, लेकिन वो किसी भी कार्यकर्ता के मन में नहीं रहता। वैसे ही हमारे भी, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो उस दृष्टि से ये सब बातें हम लोग कभी सोचते नहीं हैं, जो जिम्मेदारी मिलती है उसको करते हैं। सर एक अंतिम सवाल, अखिलेश यादव जी बिहार में रैली कर रहे हैं, क्या असर देखने को मिले कुछ उनका वहाँ पे बिहार में? पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव उसी परंपरा से निकले हैं जो राहुल गांधी की परंपरा है या तेजस्वी यादव है। इनकी तेजस्वी यादव जी हैं जैसे, तो इन लोगों का क्या होता है कि इन लोगों ने तो कोई ज़मीनी संघर्ष नहीं किया, ना इनको समाज और लोगों के विषय में जानकारियाँ हैं। उस दृष्टि से भाई मुलायम सिंह जी थे, अच्छे नेता थे, लालू प्रसाद यादव जी जैसे भी रहे, उन्होंने ज़मीन पर भी संघर्ष किया और एक अच्छे राजनेता के रूप में उनकी बात थी। और ये लोगों का है कि इनको तो गद्दी मिली है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। तो अब ये है कि अब उनकी अपनी बुद्धि है, जैसे विचार है वैसे काम कर रहे हैं। अब चूँकि वो मालिक हैं वहाँ के, उनके यहाँ कोई राजनीतिक दल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं तो होती नहीं है। जैसे हमारे यहाँ है कि कोई अगर गलत काम कोई नेता भी कर रहा है तो कार्यकर्ता उसको टोक सकता है, कार्यकर्ता अपनी बात को रख सकता है। उनके यहाँ तो एक तरह से वो लिमिटेड कंपनियां हैं, उसके वो मालिक हैं। अब मालिक के सामने कौन बोलता है? सभी कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है यस बॉस, बॉस कभी गलत नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब उनके ना कार्यकर्ता बोलते हैं ना उनको एडुकेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। सर शुक्रिया, आपने हमको समय दिया, धन्यवाद, नमस्कार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपनी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा लखीमपुर खीरी में विकास की बातें होंगी और आगे भी चलती बीजेपी के साथ चली आएंगी। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी।